हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एन सी मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने बीएफएम का यूनिट नंबर 11 का थ्योरी सेशन है ये। तो बेसिकली यूनिट नंबर 11 डील करता है मार्केट रिस्क से। तो दोस्तों, इस पार्टिकुलर यूनिट में हम लोग मार्केट रिस्क को डील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मार्केट रिस्क को हम लोग शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। तो शुरुआत करते हैं मार्केट रिस्क से। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि दो तरह के बुक होते हैं। एक होते हैं हमारे बैंकिंग बुक, ठीक है, और एक होते हैं दोस्तों हमारे ट्रेडिंग बुक। आप जानते होंगे बैंकिंग बुक के बारे में और ट्रेडिंग बुक के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग ट्रेडिंग बुक जो कि मार्केट रिस्क पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा ट्रेडिंग बुक के अंदर आता है। तो ट्रेडिंग बुक के अंदर क्या आता है दोस्तों? बैंक का प्रोप्राइटरी पोजीशन आता है, जिसमें आपका डेब्ट सिक्योरिटीज़, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स फॉर ट्रेडिंग, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो क्या क्या आता है दोस्तों? डेब्ट, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी और डेरिवेटिव। अब दोस्तों, बैंक का ट्रेडिंग बुक का यदि बात करें हम, तो वो ये जो बुक है, ये कुछ रिस्क से एक्सपोज होता है। अब कौन कौन से रिस्क होते हैं बैंक के ट्रेडिंग बुक में, आइए जरा देखते हैं। पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। जब हम बात करें लिक्विडिटी रिस्क की, तो फर्दर इसे दो पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा एसेट लिक्विडिटी रिस्क और एक होता है हमारा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद दोस्तों हमारा क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। तो दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी बैंक का ट्रेडिंग बुक में कौन कौन सा रिस्क होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है और क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि मार्केट रिस्क के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो मार्केट रिस्क में क्या होता है दोस्तों कि देखिए, कोई भी आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने एसआईपी कर रखी होगी म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों वो भी एक तरह का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ही है। तो आप क्या देखते हैं कि उसका जो मार्क टू मार्केट वैल्यू है, उसमें एडवर्स डेविएशन होता है, ठीक है। और उस कारण से क्या आता है? एक रिस्क आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है, तो आप देखते होंगे आप किसी पोर्टफोलियो में, आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें जितने भी स्टॉक्स होंगे वो अप डाउन करते होंगे, फ्लक्चुएट करते होंगे दोस्तों। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा मार्केट मूवमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट द ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों, ये जो रिस्क है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क कहते हैं। अब इसमें एक टर्म है पीरियड ऑफ लिक्विडेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप इस एडवर्स डेविएशन को एसेस करने में। तो मार्केट रिस्क आपको समझ में आ गया। मार्केट रिस्क की जो एडवर्स डेविएशन है उसको एसेस करने में क्या क्या है टर्म? पीरियड ऑफ लिक्विडेशन। अब जरा समझते हैं कि पीरियड ऑफ लिक्विडेशन कैसे अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, यदि पीरियड ऑफ लिक्विडेशन लॉन्गर होगा, ध्यान से समझिएगा, यदि पीरियड ऑफ लिक्विडेशन आपका लॉन्गर होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका एडवर्स डेविएशन भी ज़्यादा होगा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पीरियड ऑफ लिक्विडेशन लॉन्गर होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका एडवर्स डेविएशन है वो भी क्या होगा? वो भी लॉन्गर होगा फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पीरियड ऑफ लिक्विडेशन शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा पीरियड ऑफ लिक्विडेशन लॉन्गर है तो आपका एडवर्स डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि यदि आप चाह रहे हैं कि आपका फ्लक्चुएशन कम हो, आपका आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में डेविएशन कम हो, दोस्तों आपको पीरियड ऑफ लिक्विडेशन को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पीरियड ऑफ लिक्विडेशन का मतलब समझ में आया ना आपको कि देखिए, आपका आपका जो भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो कब लिक्विडेट होगा, ठीक है। उस पीरियड को कहते हैं हम लोग पीरियड ऑफ लिक्विडेशन। अब दोस्तों, मार्केट रिस्क का ये मतलब नहीं है कि जो मार्केट लॉस हम लोग सह रहे हैं, देखिए, आपको मार्केट रिस्क के अंदर वही लॉस लेना है जो कि मार्केट मूवमेंट के कारण हो रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा लॉस है जो कि मार्केट मूवमेंट के कारण नहीं हो रहा है, तो उसको आप मार्केट रिस्क के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मार्केट रिस्क के अंदर कैसे कैसे वेरिएशन को लेना है। मार्केट में मूवमेंट जो हो रहा है उस कारण से लॉसेज यदि आ रहे हैं तो हमारा मार्केट रिस्क कहलाएगा। चलिए, तो हमने देखा कि मार्केट रिस्क क्या होता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर को पढ़ रहे हैं, तो मार्केट रिस्क हमने कवर कर लिया। अब हम लोग लिक्विडिटी रिस्क पे आते हैं। तो लिक्विडिटी रिस्क में सबसे पहला पार्ट जो है वो है ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। इसको ध्यान से समझिए, ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क को हम लोग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क भी कहते हैं। ये वो रिस्क है जब आपके पास कोई एसेट है, समझिए आपके पास कोई एसेट है, आप उसे नहीं बेच पा रहे हैं एक रीजनेबल टाइम में और एक डिसेंट प्राइस में, तो ये रिस्क राइज होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसको आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में, डिसेंट प्राइस में आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो रिस्क होता है वो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क होता है, ठीक है। तो दोस्तों, एक पॉइंट समझिए कि जितना जल्दी कोई एसेट
को बेचा जा सकता है एक रीजनेबल प्राइस में, उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई एसेट है गोल्ड के रूप में, ठीक है, आप क्या किए, उसको जल्दी बेच दिए रीजनेबल प्राइस पे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लिक्विडिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ देखिए, जो हमारा हाई लिक्विडिटी और पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन होता है उसमें प्राइस वोलेटिलिटी सेम नहीं होता है, ठीक है। आप समझिए क्यों नहीं सेम होता है। आप मार्केट लिक्विडिटी रिस्क को समझ गए ना। ये रिस्क क्या होता है, आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसको आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में डिसेंट प्राइस पे नहीं बेच पा रहे हैं, तो ये रिस्क राइज होता है दोस्तों। अब जरा हम बात कर रहे हैं प्राइस वोलेटिलिटी पे, तो प्राइस वोलेटिलिटी एक है हाई लिक्विडिटी और एक है पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन। जब लिक्विडिटी हाई होगा, ठीक है, तो आपका जो प्राइस का एडवर्स डेविएशन है वो कम होगा। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी हाई है तो प्राइस का जो वोलेटिलिटी है वो कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो प्राइस का वोलेटिलिटी है, देखिए कंसेप्ट यहीं से बनता है, यही सब चीज़ों से कंसेप्ट बनता है। ये सभी चीज़ आपकी मैकमिलन बुक में दे रखे हैं, तो मैंने हर एक को पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप समझ जाइएगा ना तो आप एग्जाम में आसानी से उसको कंसेप्चुअली समझ पाएंगे, तो रटने से कुछ नहीं होगा। तो प्राइस वोलेटिलिटी जो होता है वो लिक्विडिटी का इन्वर्सली रिलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए ना, जो ज़्यादा हाई लिक्विड है उसमें प्राइस वोलेटिलिटी क्या है, कम है, ठीक है, और जो कम लिक्विड है उसका प्राइस वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा। तो आपको समझ में आया कि लिक्विडिटी रिस्क को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क आता किस कारण से है, ठीक है, तो इसका मेन कारण है लिक्विडेशन रिस्क आने का लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि मार्केट प्राइस में एडवर्स चेंज आ जाएगा, ठीक है, और आप क्या करेंगे कि आप जो है लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे फेयर मार्केट प्राइस पे। लिक्विडेट का मतलब आप ऐसे समझिए, आज आपने एक म्यूचुअल फंड का SIP लिया, ठीक है, और एक समय आएगा जब आप चाहेंगे ना कि हम जो है रिडीम करें अपने म्यूचुअल फंड को, तो दोस्तों उस समय आप उसको फेयर मार्केट प्राइस आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही लिक्विडेशन रिस्क का साइड इफेक्ट होता है, का हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब या ड्रॉबैक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक तो आपका म्यूचुअल फंड जो भी है उसमें एडवर्स चेंज होगा मार्केट प्राइस में, और आप उसे फेयर मार्केट प्राइस पे लिक्विडेट भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों प्राइस चेंज भी ज़्यादा होता है हमारा लिक्विडेशन ऑफ पोजीशन के कारण, ठीक है। तो ये सभी के सभी इफेक्ट होते हैं हमारे लिक्विडेशन रिस्क के, इन चारों इफेक्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ये ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है। आपके पास कोई एसेट है, आप उसको रीजनेबल प्राइस पे नहीं बेच पा रहे हो और ना ही आप डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम में बेच पा रहे हो, तो ये हमारा लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। चलिए, इसके में इसका दो पार्ट है, एक है हमारा एसेट लिक्विडेशन रिस्क और एक है हमारा मार्केट लिक्विडेशन रिस्क। एसेट लिक्विडेशन रिस्क के अंदर क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जब कोई एक एसेट जो है वो ट्रेडिंग लिक्विडिटी को फेस करता है दोस्तों, ठीक है। और मार्केट लिक्विडेशन रिस्क में क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच है मार्केट में और ये ट्रेडिंग लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। तो एसेट लिक्विडेशन में क्या है, एसेट फेस करता है ट्रेडिंग लिक्विडिटी को, और मार्केट लिक्विडेशन में क्या है, मार्केट फेस करता है ट्रेडिंग लिक्विडिटी को। तो ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप जो हमने देखा कि ट्रेडिंग बुक में, एक तो हमने मार्केट रिस्क देखा, दूसरा हमने लिक्विडिटी रिस्क देखा, अब लिक्विडिटी रिस्क का दोनों पार्ट हमने देखा। अब तीसरा हम लोग देखेंगे क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। चलिए, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों हम लोग क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क को। देखिए, क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क में क्या है कि आपके पास कोई डेब्ट है, जैसे बॉन्ड हुआ, डिवेंचर हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ, ठीक है, उसका क्रेडिट रिस्क जो है उसके रेटिंग से पता चलता है। अब रेटिंग कौन देता है, तो रेटिंग एजेंसी देती हैं। बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज हैं, आपको पता है, वो क्या देती है, क्रेडिट रेटिंग देती है। और क्रेडिट रेटिंग से क्या पता चलता है कि आपके बॉन्ड का, आपके डिवेंचर का क्रेडिट रिस्क क्या है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जितना कम रिस्क लेवल रहेगा उतना ही स्प्रेड ओवर रिस्क क्या रहेगा, उतना ही आपका लोअर रहेगा स्प्रेड ओवर रिस्क फ्री रेट, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए, आपकी कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसने क्या किया कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग को घटा दिया, तो क्या होगा कि जो रिस्क फ्री रेट है उसके ऊपर स्प्रेड बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे हाई, अब सिंपल सी बात है, जिसका ज़्यादा रिस्क होगा उस पर यील्ड भी तो ज़्यादा चाहिए। ये तो लॉजिक सी बात है ना, आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न भी तो ज़्यादा मिलेगा, वही यील्ड का मतलब रिटर्न हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्रेडिट रेटिंग कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग घटा देती है तो क्या होता है कि रिस्क फ्री रेट का के ऊपर स्प्रेड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेटिंग उसने घटाया है मतलब रिस्क बढ़ गया है, रिस्क बढ़ गया है मतलब यील्ड ज़्यादा चाहिए, यील्ड ज़्यादा चाहिए मतलब कि रिस्क फ्री रेट का स्प्रेड बढ़ेगा। इसी कारण क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कंडीशन, ये को याद रखिए, लॉजिक को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया या इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है कि उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो मार्केट प्राइस है वो भी घट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिंग बुक में आखिर क्यों क्रेडिट रिस्क को रखा गया है, ठीक है।
मान लीजिए एक तो ये कारण है कि मैंने क्रेडिट रिस्क का कारण बताया ना कि कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए पेमेंट करने में, यानी तो इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाए, ठीक है। एक दूसरा कारण ये भी है कि देखिए कोई भी ट्रांजैक्टिंग पार्टनर है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो अदर पार्टी सफ़र करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क, दिस इज कॉल्ड ए सेटलमेंट रिस्क। और इस कारण से सिस्टमिक रिस्क भी आता है, ठीक है। रिजर्व बैंक की यदि हम बात करें तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम लाया है, आरटीजीएस, इसी पर्पज़ के लिए लाया है। क्या पर्पज़ है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, उसमें अलग अलग पार्टीज़ होंगे, कोई एक पार्टी ऐसा है जो कि सेटलमेंट को करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है, तो एक के कारण दूसरा को सफ़र होगा ना। एक मान लीजिए समय से पैसा ही नहीं देगा, दूसरा तो सफ़र करेगा ही करेगा, तो इसी हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क। और आरटीजीएस को इसीलिए लाया गया था ताकि सेटलमेंट रिस्क को हम लोग अवॉइड कर सकें, और इस कारण से सिस्टमिक रिस्क भी आता है। आपने हर्स्टेड का एग्जांपल देखा होगा दोस्तों, हर्स्टेड बैंक जो है यही सेटलमेंट रिस्क का उदाहरण है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ काउंटर पार्टीज है, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे फुल फॉर्म सीसीआई, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये सेटलमेंट रिस्क को मिटिगेट करता है मार्केट में, जैसे कि किस मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट हो या फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट हो, वहाँ पे सेटलमेंट रिस्क को अवॉइड करता है कौन, सीसीआई। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बुक से वही कंसेप्ट आपके सामने ला रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की संभावनाएं हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए, नोट करते चलिए। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक का हर एक वो पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं एमसीक्यूज लेसन भी लेकर आऊँगा। चलिए, तो यहाँ तक हमने 3 तरह के रिस्क देखा, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, और तीसरा हमने देखा क्रेडिट रिस्क। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए, अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला आता है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, शॉर्ट में से आरएमसी भी कहा जाता है, तीसरा आता है दोस्तों हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। याद रखिएगा फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आल्को, ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी कमेटी एंड मैनेजमेंट एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। और चौथा है दोस्तों हमारा एएलएम सपोर्ट ग्रुप, ठीक है। और पांचवा है दोस्तों हमारा मिडिल ऑफिस। So these are the 5 major components or major parts of this particular organization. Board of Director, Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee, ALCO, ALM Support Group, and the final one is Middle Office. चलिए दोस्तों, हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, समझते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो द फर्स्ट थिंग इज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिस्क मैनेजमेंट का। ये ध्यान रखिएगा, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। ये क्या क्या काम करता है वो जरा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट को आर्टिकुलेट करना, पॉलिसीज़ को आर्टिकुलेट करना, प्रोसीड्यूर को आर्टिकुलेट करना, रिस्क लिमिट को आर्टिकुलेट करना, रिव्यू मैकेनिज्म को आर्टिकुलेट करना, ये सभी के सभी पार्ट किसके हैं, काम किसके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो आप बोलिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद दोस्तों आरएमसी की बात करें, यदि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो ये एक बोर्ड लेवल सब कमेटी है। इसकी जिम्मेवारी को जरा देखते हैं। ये गाइडलाइन सेट करती है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का। उसके बाद ये इंश्योर करती है कि जो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो पॉलिसी से कंफर्म कर रहा है। ये प्रूडेंशियल लिमिट को सेट करती है दोस्तों, और उसे पीरियडिकली रिव्यू भी करती है। और दोस्तों ये इंश्योर करती है कि जो आपका रिस्क मॉडल है उसका रॉबस्टनेस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी फंक्शन किसके हैं, आरएमसीज के फंक्शन हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आल्को की बात करें, आल्को होता है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये इंप्लीमेंट कराने का काम करती है। देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया क्या, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या करेगी, ये पॉलिसी प्रोसीड्यूर को सेटअप करेगी। उसके बाद आरएमसी गाइडलाइन को सेट करती है, और इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, आल्को का है। तो जो भी गाइडलाइन आरएमसी ने सेट किया है, ठीक है, तो देखिए पॉलिसी इसने सेट किया, ठीक है, और इम्प्लीमेंट ये करेगा, लेकिन इसका काम है मेडिएटर का। ये देखता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जो भी पॉलिसी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेट किया और जो भी इम्प्लीमेंटेशन आल्को ले रहा है, क्या ये दोनों आपस में कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं आरएमसी एक तरह का मेडिएटर का ही तो काम कर रहा है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पॉलिसी को और आल्को के इम्प्लीमेंटेशन को जज कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो आल्को के और फंक्शन को देखते हैं। तो एक तो फंक्शन हमने देखा कि ये इम्प्लीमेंटेशन करवाता है रिस्क और बिजनेस पॉलिसी को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ और फंक्शन को देखते हैं। जैसे देखिए, ये प्राइसिंग भी करता है डिपॉजिट एंड एडवांस का। उसके बाद मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी।
funding policy, transfer pricing, balance sheet management, these all of these are functions which are performed by ALCO। ये किसका फंक्शन है? ALCO का। ध्यान रखिएगा ये सब टर्म, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ALM ग्रुप की बात करें तो ALM ग्रुप क्या करता है कि देखिए ALCO को ये रिस्क प्रोफाइल को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो भी रिस्क प्रोफाइल है वो उसका रिपोर्टिंग ALCO करता है कौन? ALM सपोर्ट ग्रुप। यदि हम बात करें पाँचवा एंटिटी जो कि है अपना मिडिल ऑफिस एक इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट करता है जो कि क्रिटिकल है ALCO का फंक्शनिंग में ऑफ कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग मार्केट रिस्क। तो मिडिल ऑफिस जो है एक इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट का काम करता है। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने पांच इंपॉर्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के जो पांच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, पांच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, उसे हमने डिस्कस किया, उनका हमने फंक्शन डिस्कस किया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए हम लोगों ने रिस्क को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि आखिर हम कैसे समझेंगे कि मार्केट रिस्क ही राइज हुआ है हमारे सामने। तो दोस्तों देखिए दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक होते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होते हैं हमारे नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, ओके। तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी है, हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी है। तो यदि हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की, उस केस में जो रिस्क है उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। जितने भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका अपना एक प्रोडक्ट प्रोग्राम होता है। प्रोडक्ट प्रोग्राम क्या करता है कि वो प्रोसीड्यूर को, लिमिट्स को, कंट्रोल को, उस प्रोडक्ट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके प्रोसीड्यूर, लिमिट, कंट्रोल सभी को डिफाइन करता है। और दोस्तों प्रोडक्ट प्रोग्राम एक और काम करता है कि वो मार्केट रिस्क मेजरमेंट को भी स्पेसिफाई करता है इंडिविजुअल लेवल पे और पोर्टफोलियो लेवल पे। देख रहे हैं ये काम है किसका? ये काम है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में क्या देखा हमने कि उनका अपना क्या होता है, एक प्रोडक्ट प्रोग्राम होता है और ये सब कुछ स्पेसिफाई करेगा, प्रोसीड्यूर, लिमिट्स, कंट्रोल सब कुछ। लेकिन मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट है या नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो वो ऑपरेट होता है प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम के अंदर टेम्प्रोरी बेसिस पे और फुल मार्केट रिस्क प्रोडक्ट के अंदर इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्क मेजरमेंट को, ठीक है। तो रिस्क मेजरमेंट, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम लोग रिस्क को मेज़र करेंगे। तो मार्केट रिस्क का जो मेज़र होता है वो किस किस बेसिस पे होता है? तो पहला है सेंसिटिविटी, दूसरा है डाउनसाइड पोटेंशियल। तो हम लोग तेरा डिस्कस करते हैं सेंसिटिविटी को, ठीक है, देन वी विल डिस्कस डाउनसाइड पोटेंशियल। एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि मार्केट रिस्क को कैसे मेजर किया जाए। दोस्तों सेंसिटिविटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से पढ़िए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि देखिए आपका एक सिंगल मार्केट, पहले मैं मार्केट पैरामीटर का बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सप्लाई डिमांड पोजीशन, इंटरेस्ट रेट, मार्केट लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइस, ये सभी के सभी कहलाते हैं हमारे मार्केट पैरामीटर। और दोस्तों इनके कारण क्या होता है कि मार्केट वैल्यू इफेक्ट होता है। अब आप समझिए, मान लीजिए कोई भी आप एक मार्केट पैरामीटर उठा लीजिए, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट उठा लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में यूनिट मूवमेंट हुआ, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 8%, ये बढ़कर हो गया 9%, तो इसमें यूनिट मूवमेंट हुआ ना। तो इस यूनिट मूवमेंट के कारण आपके मार्केट प्राइस में क्या इफेक्ट हो रहा है ये कौन बताता है? ये बताता है आपको सेंसिटिविटी। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, आपका इंटरेस्ट रेट अभी 8% है, ये घट के मान लीजिए हो गया 7%। अब आप बताइए दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो उस पार्टिकुलर बॉन्ड का, उस पार्टिकुलर स्टॉक का मार्केट वैल्यू भी तो इफेक्ट होगा। तो उस 1% यूनिट परसेंट इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आपका बॉन्ड या स्टॉक का मार्केट वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा हमें सेंसिटिविटी। ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से रखिएगा दिमाग में इसको, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि एक पोर्टफोलियो है, उसका मार्केट वैल्यू चेंज हो गया 1 लाख रुपए से, ठीक है। और यदि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना परसेंट चेंज हुआ? 1% चेंज हुआ, तो हम ये कहेंगे कि उसका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी पोर्टफोलियो का है अपना 1 लाख। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सेंसिटिविटी वर्ड जो है सभी के साथ जुड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी हो सकता है, मार्केट लिक्विडिटी सेंसिटिविटी हो सकता है, एक्सचेंज रेट सेंसिटिविटी हो सकता है, इन्फ्लेशन सेंसिटिविटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मार्केट लिक्विडिटी, दी ऑल ऑफ दीज आर मार्केट पैरामीटर जो कि हमारे मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिया हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% चेंज हो रहा है। 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आप क्या देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से चेंज हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कितना है? 1 लाख रुपया है। इस बात को ध्यान से समझिए। कल मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट है 8%, ये बढ़कर हो गया 11%, ठीक है। और इसके 11% होने के कारण आपका जो मार्केट वैल्यू है, पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू है, वो 3 लाख रुपए चेंज हो गया, मान लीजिए,
अब आप बता सकते हैं क्या इस पार्टिकुलर केस में सेंसिटिविटी कितना है? सिंपल है दोस्तों, यूनिटरी मेथड लगाना है। अब आप ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ? तो 3% चेंज हुआ। आप क्या देख रहे हैं कि यदि इंटरेस्ट रेट हमारा 3% चेंज हो रहा है तो मार्केट वैल्यू कितना चेंज हो रहा है? 3 लाख चेंज हो रहा है। और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी हमसे पूछा गया है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि 3% पे 3 लाख, तो 1% पे कितना लाख? 1% पे 1 लाख हो जाएगा। तो ये जो 1 लाख हमने निकाला ना, इसे ही हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। होपफुली आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये इसी कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होता क्या है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी का ड्रॉबैक क्या है, कहाँ पे ये फॉर्मूला, कहाँ पे ये जो मेजरमेंट है रिस्क का उस वो लैग बिहाइंड करती है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस सेंसिटिविटी? तो दोस्तों इस मेजर एक फैक्ट से सफ़र करती है कि ये दूसरे पैरामीटर के इम्पैक्ट को नहीं दर्शाती है। अब आप ये बताइए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो और कोई और पैरामीटर इन्फ्लेशन भी चेंज हो सकता है। एक समय पर एक से ज़्यादा मार्केट पैरामीटर चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है ना, वो एक समय पर एक ही मार्केट पैरामीटर को लेके चलता है, ये दूसरे पैरामीटर को लेता ही नहीं है। आप देखिए तो सामने, अभी हम हमेशा एक पैरामीटर को लेके चल रहे हैं ना, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, आपको समझ में आ गया? इट डज नॉट कंसिडर इम्पैक्ट ऑफ अदर पैरामीटर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो भी एक पैरामीटर चेंज होने के कारण दूसरा पैरामीटर भी चेंज हो सकता है, तो उसे भी तो इफेक्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको ये लेता ही नहीं है इफेक्ट में, तो ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा इसका क्या ड्रॉबैक है कि ये जो मेज़र है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरा मेज़र है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला रिस्क मेजरमेंट टेक्निक, जो कि हमारा सेंसिटिविटी। आपने इसको समझा, सेंसिटिविटी को मैथमेटिकली समझा कि आपका यदि जो भी आपका मार्केट पैरामीटर है उसमें यदि 1% चेंज हो जाए तो उसके कारण मार्केट वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है, वही होता है हमारा सेंसिटिविटी। चलिए इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है बेसिक पॉइंट वैल्यू। इसको ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बेसिक पॉइंट वैल्यू पे कैसा भी केस स्टडी पूछ ले आप उसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए बेसिस पॉइंट वैल्यू में दो वर्ड है, एक है बेसिस पॉइंट और दूसरा है वैल्यू। तो हम लोग को यदि इसे दो पार्ट में क्लासीफाई कर दें, एक बेसिस पॉइंट और एक वैल्यू को, तो हम समझ सकते हैं आसानी से इसको। अब आप ये समझिए कि यदि 100 बेसिस पॉइंट है उसको हम लोग 1% मानते हैं, तो 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। अब जरा देखिए बेसिस पॉइंट वैल्यू का मतलब हम लोग डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखिए वैल्यू यहाँ पे जो किस चीज़ का वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे बात की जा रही है मार्केट यील्ड का वैल्यू। अब आप यील्ड बोलिए या रिटर्न बोलिए या वाईटीएम बोलिए, आपने बॉन्ड पढ़ा है ना, तो बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा, आपने एवीएम में बॉन्ड पढ़ा है तो आपने बॉन्ड में जानते होंगे कि ये सब बॉन्ड टर्मिनोलॉजी है। यील्ड हुआ, यील्ड टू मैच्योरिटी हुआ, ठीक है। बॉन्ड का अपना यील्ड होता है, बॉन्ड का अपना यील्ड टू मैच्योरिटी होता है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक पॉइंट वैल्यू को। तो बेसिक पॉइंट वैल्यू में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए आपका मार्केट यील्ड, ठीक है, यदि एक बेसिस पॉइंट चेंज हुआ तो आपका वैल्यू कितना चेंज होगा, मार्केट वैल्यू कितना चेंज होगा, समझिए बात को। यदि मार्केट यील्ड एक बेसिस पॉइंट चेंज हुआ, ठीक है, तो आपका मार्केट वैल्यू कितना चेंज हो रहा है ये बताता है कौन? बेसिस पॉइंट वैल्यू बताता है। हम लोग एग्जांपल लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यील्ड ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, कोई यदि हम लोग कोई बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड का जो यील्ड है, ठीक है, एक बेसिस से रिलेशन आपको पता ही होगा, ठीक है, कि देखिए एग्जांपल समझिए कि जितना ज़्यादा बीपीवी ज़्यादा होगा किसी बॉन्ड का, उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है उस पार्टिकुलर बॉन्ड से। क्यों, इसका हम लोग रीज़न समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक 5 साल का 6% सेमी एनुअल बॉन्ड है, मार्केट यील्ड दे रखा है 8% और उसका प्राइस है 92 रुपीज़, ठीक है। तो समझिए आपके पास कोई बॉन्ड है 5 साल का 6% सेमी एनुअल बॉन्ड पे, मार्केट यील्ड दे रखा है 8% का और प्राइस दे रखा है 92 का। अभी का प्राइस है 92 रुपीज़, ठीक है, और प्राइस बढ़कर चला गया 92.10। तो दोस्तों जब प्राइस 92 रुपीज़ है तो जो यील्ड मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है दोस्तों? 92 रुपीज़ प्राइस पे जो यील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है आपको यील्ड मिल रहा है 8%, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस बढ़कर हो गया 92.10, ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीज़ तो पता है ना कि किसी भी बॉन्ड का जो प्राइस होता है, ठीक है, प्राइस ऑफ बॉन्ड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यील्ड से। ये बेसिक रिलेशन है, आपने जानते होंगे। तो आप देखिए ना यहाँ पे अभी बॉन्ड का प्राइस था, ये बॉन्ड का प्राइस कौन सा है? ये बॉन्ड का मार्केट वैल्यू है,
ठीक है। तो बॉन्ड का मार्केट वैल्यू 92 है तो यील्ड आपको 8% है। बॉन्ड का मार्केट वैल्यू हो गया 92.10 तो यील्ड घट के हो गया 7.95%। ठीक है, यील्ड घट गया। चलिए, तो दोस्तों अब आप समझिए, इस केस में मान लीजिए आपसे पूछा कि बताओ बीपीवी कितना है। ठीक है, बीपीवी कितना है ये आपको बताना है दोस्तों। तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। ठीक है, अब आप ये बताइए पहले हमको कि यील्ड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। पहले था 8%, अब हो गया 7.9%, तो कितना का चेंज हुआ। तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि 0.05% का चेंज हुआ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आप ये बताइए कि मार्केट वैल्यू में कितना का चेंज हुआ। तो पहले था 92, अब हो गया 92.10। तो आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू हमारा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 0.10 से बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग बीपीवी का बात करते हैं ना, तो बीपीवी मतलब हो गया 0.01%। ठीक है, अभी देखिए यूनिटरी मेथड को लगाइए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए यील्ड और यहाँ लिख दीजिए मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यील्ड यदि 0.05% चेंज हुआ, यील्ड चेंज हुआ इतना, तो मार्केट वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, 0.10 चेंज हो रहा है। यदि हम बेसिस पॉइंट वैल्यू की बात करें ना, तो हम क्या बोलते हैं, एक बेसिस पॉइंट जो होता है वो 0.01% होता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि 0.05 पे इतना का चेंज हो रहा है, तो 1% पे कितना का चेंज, आप ये बता दीजिए हमको। 0.01 पे कितना आपका चेंज होगा। तो कैसे कीजिएगा इसको, 0.10 को ऊपर लिख दीजिए, 0.05 को नीचे लिख दीजिए और इंटू 0.01 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 0.02 में। ये जो 0.02 आया ना, यही है हमारा बीपीवी, बेसिस पॉइंट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कैसे हम लोग बेसिस पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर से देखिए, यील्ड में आपका चेंज हुआ 0.05%। ठीक है, और आपका मार्केट वैल्यू में चेंज हुआ 0.10। तो जब 0.05% चेंज हुआ तो इसमें 0.10 का चेंज हुआ, तो 0.01 में कितना परसेंट, कितना का चेंज होगा, वही तो निकालना है। तो कितना निकला, 0.02। ये समझ में आया कि ये आपका जो है यही अपना, यही कहलाता है हमारा बीपीवी। ठीक है, तो ये जो 0.02 है, अब आप ये बताइए यहाँ पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, ये तो समझना होगा ना, क्योंकि आप देखिए कि एक बेसिस पॉइंट यील्ड घटा। ठीक है, 1 बेसिस पॉइंट यील्ड घटा, तो आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू, यही ना हम देख रहे हैं 0.01 तो हमारा बीपीवी है। तो यदि आपका देखिए बेसिस जो बीपीवी होता है ना, वो यील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आपका यील्ड एक बेसिस पॉइंट घटा तो मार्केट वैल्यू कितना चेंज हुआ, 0.02 चेंज हुआ। अब चेंज मतलब बढ़ा या घटा, तो बढ़ेगा ना। मैं बता चुका हूँ कि बॉन्ड का प्राइस और यील्ड में इन्वर्स का रिलेशन है। तो जब हमारा यील्ड एक बेसिस पॉइंट घट रहा है तो मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है 0.02। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा यील्ड जो है 1 करोड़ फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, तो दोस्तों उस केस में हमारा मार्केट वैल्यू कितना गेन करेगा, 2000 रुपीज़ गेन करेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बीपीवी होगा बॉन्ड का, वो होगा ₹2000 पर करोड़ फेस वैल्यू। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए एक बॉन्ड है जिसका बीपीवी है 2000 रुपया। आपने बीपीवी किसी बॉन्ड का निकाल लिया, बेसिस पॉइंट वैल्यू आपने उस बॉन्ड का निकाल लिया। मान लीजिए उसका यील्ड जो है, ठीक है, 8 बीपी से घट गया, 8 बेसिस पॉइंट से घट गया है। देखिए यील्ड को ही हम लोग बीपी के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यदि यील्ड 8 बीपी पॉइंट से घट जाएगा तो आपसे पूछेगा कि मार्केट वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब यील्ड घटता है तो मार्केट वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितना बढ़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है कि देखिए बीपीवी कितना है, 2000 है ना, तो इस 2000 को 8 से गुना कर दीजिए, यानी 16000। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जो है आपका 16000 रुपया पर करोड़ ऑफ फेस वैल्यू से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी कोई होल्ड कर रहा है 10 लाख उस बॉन्ड का फेस वैल्यू, तो उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो देखिए सिंपल सी बात है, 1 करोड़ पे 16000 है, तो 10 लाख पे कितना होगा, 1600 होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपको समझना है दोस्तों। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा बीपीवी पे, तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे यील्ड में चेंज होने के कारण हमारा मार्केट प्राइस चेंज होता है, और यील्ड को किसके टर्म में मेजर करते हैं, बीपीवी के टर्म में मेजर करते हैं। एक बार आप बीपीवी निकाल लेते हैं किसी बॉन्ड का, तो आप ये पता कर सकते हैं कि यील्ड में कितना भी चेंज आए तो उसके मार्केट वैल्यू पे कितना चेंज होगा। क्या करना है, सिंपली आपको उसके आपको बीपीवी से उनका, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यदि आप एक फॉर्मूला चाहते हैं यील्ड का, बीपीवी का, तो आप ऐसे इसे डिराइव कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इजिकल टू, पहले तो माइनस साइन डाल दीजिए क्योंकि इन्वर्सल रिलेशन है, इजिकल टू डेल्टा
डेल्टा मतलब चेंज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो डेल्टा आप यहाँ पे नॉमिनेटर में देख रहे हैं 0.10 है, ये क्या है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा मार्केट वैल्यू, ठीक है, या डेल्टा प्राइस आप बोल दीजिए, इसको ऐसा कीजिए, माने डेल्टा पी कर दीजिए, ठीक है, प्राइस ऑफ बॉन्ड, वही मार्केट वैल्यू होता है। और नीचे भी लिख दीजिए डेल्टा वाई, नीचे में क्या लिखते हैं, ये इंटू 100। कभी कभी देखिएगा ये फॉर्मूला कहीं देखिएगा बुक में, तो ये यहीं से आता है, कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये यहीं से आता है दोस्तों। तो एक बार आपको बीबीवी पता चल गया ना, तो आप उसमें यील्ड आपको दिया रहेगा, तो आप उससे प्राइस निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग प्राइस और यील्ड के माध्यम से बीबीवी निकालते हैं, और एक बार बीबीवी निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग प्राइस निकालते हैं यील्ड के माध्यम से। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगले लेसन में, एमसीक्यू जब डिस्कस करेंगे तो दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क को मेजर कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने देखा सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी के बाद हमने देखा दूसरा बेसिस पॉइंट वैल्यू, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है वो है ड्यूरेशन, ठीक है। दोस्तों ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो ड्यूरेशन जो होता है वो कोई भी फ्यूचर पेमेंट का एवरेज लाइफ टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या मेजर करता है ड्यूरेशन, कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, हाउ सेंसिटिव बॉन्ड प्राइस इज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दोस्तों ड्यूरेशन का एक टर्म है मैकलॉड ड्यूरेशन। मैकलॉड ड्यूरेशन क्या होता है कि आपके पास बॉन्ड है, बॉन्ड का अपना एक कैश फ्लो होता है, ठीक है। तो उसका वेटेड एवरेज मैच्योरिटी क्या होगा कैश फ्लो का, तो वो कहलाता है ड्यूरेशन। दोस्तों ड्यूरेशन का कंसेप्ट कब आता है पता है, मान लीजिए आपने बॉन्ड परचेज किया, तो बॉन्ड को आप मैच्योरिटी तक नहीं ले जा रहे हैं, मैच्योरिटी होने से पहले ही मान लीजिए बॉन्ड को रिडीम कर रहे हैं, तब ड्यूरेशन का कंसेप्ट आता है। तब ड्यूरेशन के बेसिस पर आप बॉन्ड के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन के द्वारा बॉन्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए आपके सामने एक फार्मूला है जिसको आप देख सकते हैं। देखिए क्या है फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला है कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू यील्ड चेंज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जब निकाल लीजिएगा ना, तो उससे आप लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क मेजरमेंट टेक्निक को डिस्कस करते हैं, जो कि है अपना डाउन साइड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि सेंसिटिविटी के अंदर हमने दो चीज़ को डिस्कस किया, एक बेसिस पॉइंट वैल्यू था और दूसरा था हमारा क्या था, दूसरा हमने डिस्कस किया ड्यूरेशन को। दोनों में तो आप यही ना देख रहे हैं कि हमारा जो सेंसिटिविटी मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारे मार्केट पैरामीटर्स हैं उनके चेंज होने के कारण हमारा मार्केट वैल्यू में क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हमने दो तरह से मेजर किया, बेसिस पॉइंट वैल्यू से, और दूसरा हमने मेजर किया किससे, आपने देखा ड्यूरेशन से मेजर किया। अब बात आती है दोस्तों एक और चीज़ समझ लीजिए मैकलॉड ड्यूरेशन के बारे में, कि मान लीजिए 5 साल का 6% बॉन्ड है, इसका 100 रुपया फेस वैल्यू है, जैसे समझिए एग्जाम्पल समझिए 100 रुपया फेस वैल्यू है, ठीक है, और 5 साल तक है, तो 5 साल तक हमें क्या मिलेगा, हम 100 करके मिलेगा और प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा ना, और 5वां साल तक इस पर जो कूपन इंटरेस्ट वो मिलेगा, और 5वां साल पे जो फेस वैल्यू वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका मान लीजिए कि मैकलॉड ड्यूरेशन आपने निकाला वो मिला 3.7 ईयर, ठीक है। तो दोस्तों समझिए, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मैकलॉड ड्यूरेशन को आप समझते क्या, कि मीनिंग क्या होता है मैकलॉड ड्यूरेशन का, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है। देखिए मान लीजिए कोई बॉन्ड है जिसका 5 साल का बॉन्ड है, 6% बॉन्ड फेस वैल्यू है 100 रुपये का, तो 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो 6% कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब कि 6 रुपये आपको कूपन के रूप में मिलेगा 5 साल तक, और 5वां साल आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। और यहाँ सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, मतलब कि इसको सेमी एनुअल दिया हुआ, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 6 करके 3%, 3 करके मिलेगा 12 बार में, ठीक है, 10 बार में। चलिए उसका मैकलॉड ड्यूरेशन मान लीजिए आपने निकाला 3.7 ईयर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कैश फ्लो आप 5 साल तक रिसीव करेंगे, ठीक है, तो वो कितना रिसीव करेंगे, 130 रुपये का, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होगा 130 रुपये आप एक बार रिसीव करें एट द एंड ऑफ 3.7 ईयर एज अ बुलेट पेमेंट, मतलब आप 5 बार नहीं रिसीव कीजिए, एक ही बार आप 130 रुपया 3.7 ईयर के एंड में रिसीव कर लीजिए, वो दोनों इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, यही करने का मतलब है। तो ये अपने पास तरीका है बॉन्ड प्राइस को मेजर करने का, मैकलॉड ड्यूरेशन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं डाउन साइड पोटेंशियल को। तो डाउन साइड पोटेंशियल जो है प्रॉफिट पोटेंशियल को इग्नोर करता है, ये केवल किसको कैप्चर करता है, ये कैप्चर करता है केवल लॉसेस को, इट इग्नोर्स प्रॉफिट पोटेंशियल। और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट, कोई पूछेगा कि रिस्क का सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे डाउन साइड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट करता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी से, ये ध्यान रखिएगा, क्यों, इसका रीज़न ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग वैल्यू एट रिस्क को डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू एट रिस्क का क्या मतलब है, वैल्यू एट रिस्क आपको वर्स्ट केस लॉस के बारे में बताता है, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन, ठीक है।
तो दोस्तों देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वैल्यू एट रिस्क। तो वैल्यू एट रिस्क आपको बताता है कि वर्स्ट केस लॉस कितना मिलेगा हमें स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। वीआर का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो है, उसका एक दिन का वीआर दिया हुआ है 50,000 रुपया और 90% कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है। अब आप मान लीजिए आपसे ये पूछा है कि एक साल में 250 दिन है, ठीक है, तो कितना बार जो है पोर्टफोलियो का लॉस जो है 50,000 से ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ दोस्तों, जो डाटा दी गई है मैं आपको अच्छा आसानी से समझाता हूँ। तो वीआर का मतलब है वैल्यू एट रिस्क। क्वेश्चन के अनुसार एक डे का वीआर दिया हुआ है 50,000 रुपया और कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे, 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे। इसका मतलब ये हुआ कि 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि जो लॉस है ना तो 50,000 से क्या होगा, कम होगा। यदि ये 50,000 का है तो लॉस हमारा 50,000 से कम होगा 90% टाइम, ठीक है। मतलब 10% समय ऐसा होगा कि लॉस जो है वो 50,000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 90% टाइम लॉस जो होगा वो 50,000 से कम होगा। अब आप 250 दिन का ले लीजिए, 250 दिन का 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 10% निकालिएगा तो मतलब क्या हुआ कि 250 दिन में 10% चांस है कि लॉस जो है वो 5 लाख से क्या होगा, 50,000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यही ना मतलब हुआ कि 10% चांस है 50,000 से ऊपर, तो 250 का आप 10% निकालिए यानी 25 दिन। मतलब 25 दिन में क्या है कि आपका जो लॉस है वो आपका 50,000 से एक्सीड करेगा, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 डेज। तो यही है वीआर का कंसेप्ट। तो जितना ज़्यादा टाइम हॉरिजन रहेगा उतना ही ज़्यादा वीआर आपका होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक साल की जगह 2 साल ले लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 2 साल लीजिएगा तो वीआर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क आपका ज़्यादा होगा। चलिए उसके बाद दोस्तों यील्ड वर्सेस प्राइस वोलेटिलिटी की बात कर लेते हैं। यील्ड वोलेटिलिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएंस इन यील्ड, यानी यील्ड में कितना डिग्री वेरी हो रहा है, ठीक है, और ये टाइम और ड्यूरेशन से अफेक्टेड नहीं होता है। प्राइस वोलेटिलिटी क्या है, डिग्री इन वोलेटिलिटी इन प्राइस, तो प्राइस में वेरिएशन हो रहा है उसको प्राइस वोलेटिलिटी कहते हैं। तो प्राइस वोलेटिलिटी का फॉर्मूला यील्ड वोलेटिलिटी इंटू बीबीबी इंटू यील्ड अपॉन प्राइस। दोस्तों वीआर को कैलकुलेट करने का 3 अप्रोच है। पहला अप्रोच है हमारा कोरिलेशन अप्रोच, दूसरा अप्रोच है हमारा हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच और तीसरा अप्रोच है हमारा मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। तो यदि हम बात करें कोरिलेशन मेथड का, इसमें क्या होता है दोस्तों, हम किसी पोजीशन में के वैल्यू में चेंज को कैलकुलेट करते हैं बाय कंबाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट टू प्राइस एंड अंडरलाइंग एसेट। इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। दोस्तों यदि हम बात करें हिस्टोरिकल सिमुलेशन की, तो इट कैलकुलेट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोजीशन under the actual historical moment of the underlying asset. And the advantage to this method is that it does not require the user to make any explicit assumption assuming about correlation and dynamic of this factor. और तीसरा हमारा मॉन्टे कार्लो, इट कैलकुलेट द चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग सैम्पल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो। दोस्तों वीआर के यूजफुलनेस के बारे में दी गई है, कहाँ कहाँ यूजफुल है वीआर। तो गुड टूल है सभी बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये पोर्टफोलियो एक्सपोजर को ट्रांसलेट करता है पोटेंशियल। तो एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीआर का लिमिटेशन क्या है, ये वर्स्ट के सिनेरियो नहीं है, ये लॉसेस अंडर पार्टिकुलर मार्केट कंडीशन को मेजर नहीं करता है, ठीक है। अब दोस्तों रोल ऑफ वीआर इन कंट्रोल मॉनिटरिंग देते हैं। एमआईएस टूल की तरह यूज होता है, रिस्क लिमिट को सेट करने के लिए यूज होता है, डिसीजन लेने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कैसे वोलेटिलिटी को एस्टिमेट करें ये देख लीजिए। बैक टेस्टिंग क्या होता है, बैक टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका मॉडल बेस्ड वीआर को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो से। फिर स्ट्रेस टेस्टिंग देख लीजिए, ठीक है, उसमें स्ट्रेस टेक्निक, सिंपल सेंसिटिविटी, सिनेरियो एनालिसिस, मैक्सिमम लॉस, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। एक बार इसका रीडिंग देख लीजिए, कोई इतना इससे कंसेप्चुअल है नहीं, बस एक रीडिंग दीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन है इसका और रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए किसी रिस्क मेजरमेंट में ना कुछ रिस्क टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने एक पोजीशन लिया स्टॉक ए में और उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है अपने बॉस को मार्केट पोजीशन के बारे में। तो 3 तरह से वो एक्सप्लेन कर सकता है। वो बोलेगा अपने बॉस को कि उसने 1000 शेयर खरीदा स्टॉक ए का 600 रुपये पर शेयर, ठीक है। वो ये बोलेगा कि उसने 6 लाख रुपये का पोजीशन लिया है स्टॉक ए में। तो 6 लाख मतलब क्या हो गया, 1000 शेयर लिया, 600 रुपये पर शेयर लिया। और वो अपने बॉस को ये बोलेगा उसने इन्वेस्ट किया है स्टॉक ए में, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि प्राइस 1% चेंज हो गया
तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यूज एन इम्पैक्ट ऑफ ₹6,000, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो प्राइस यदि 1% चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 6,000 का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट सिंस द प्राइस एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट 3% डेली, ठीक है, तो प्राइस लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3% डेली फ्लक्चुएट करेगा। तो ये डाटा से एस्टिमेट किया गया है। तो एस्टिमेट द डेली पोटेंशियल लॉस टू बी ₹41784। तो आपका रिस्क, आप देखिए इसमें जो है रिस्क टर्मिनोलॉजी क्या क्या होगा। तो मार्केट फैक्टर क्या है, स्टॉक प्राइस है। मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी क्या है, ₹6,000 है। मैंने बोला था ना कि आपका 1% कोई मार्केट पैरामीटर चेंज होगा, उसके कारण जो मार्केट वैल्यू पे चेंज आता है वही कहलाता है हमारा मार्केट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि 1% प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि ₹6,000 का इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये ₹6,000 क्या है, मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी है। ये सब आपका टेक्नोलॉजी, ये टर्म सब है। फिर वॉलेटिलिटी क्या है आपका 3% है। देखिए ना 3% क्या है, वो कह रहा है कि प्राइस डेली 3% फ्लक्चुएट करेगा, यही वॉलेटिलिटी होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी पीरियड क्या है, तो वो होता है वो पीरियड जिसमें आप स्टॉक को बेच सकते हैं, तो वो आपका है 1 दिन, ठीक है। और डेफिशिएंसी फैक्टर कितना है, 3% वॉलेटिलिटी पे आपका हो जाएगा 3 × 2.326, 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे। और VAR निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 41874, ठीक है। दोस्तों रिस्क को मिटिगेट करने का मतलब है कि आप डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को घटाएं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, कभी कभी अपसाइड पोटेंशियल को बढ़ा देता है या प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेसन। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस किया। कुछ लास्ट के टॉपिक को मैं स्किप किया हूँ, लेकिन उसको आप एक बार थ्योरी, एक बार मैं यहाँ पे इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार पढ़ लेंगे। ये VT क्या है, मैक्सिमम लॉस क्या है, ये सब जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ है भाई। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, ठीक है। फिर बैक टेस्टिंग क्या है, बैक टेस्टिंग में हम लोग मॉडल बेस VAR कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस VAR को। तो ये था हमारा आज का लेसन। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।